आप सभी का हमारे चैनल राजू यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम कई दिनों से जो राजस्थान हमारा बोर्ड है उसके पेपर अध्ययन कर रहे हैं और मेरे पास ये मेरे खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं और इसके सहायता से हम पढ़ रहे हैं। पिछले हमने कई वीडियो में मिलकर 2012 का पेपर कंप्लीट किया है। 12 वीडियो बन गए थे उसमें टोटल। 12 वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है और प्लेलिस्ट पे डाल रखा है उसको। वहाँ पर 1 से 12 तक के वीडियो कंटिन्यू हैं। आप वहाँ जाकर 2012 के संपूर्ण पेपर को सॉल्यूशन पढ़ सकते हो और अपनी कॉपी में उतार सकते हो। फिर हमने 2013 का जो पेपर है उसको शुरू किया था। इसकी कुछ वीडियो मैंने बना दी हैं। आज मैं इसके 21वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। बायो सावर्त का नियम लिखिए। मतलब इस क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहले हमें बायो सावर्त का नियम लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ लिखिए और साथ में ये कहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी गति का पथ क्या है जबकि वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। जबकि वो कहाँ कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसके नंबर ए लंबवत और नंबर बी थीटा कोण पर, मतलब लंबवत प्रवेश करता है या थीटा कोण पर प्रवेश करता है, इसके बारे में हमें बताया है बायो सावर्त के नियम। ठीक है। दूसरा है अथवा नति कोण या अनति कोण को परिभाषित कीजिए। नति कोण की हमें परिभाषा पूछ रहा है। दूसरा नमन कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं। मतलब इसके अंतर्गत हमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ रहा है, वो हमें सोल्व करना है और ये नमन कोण की परिभाषा ये हमसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले ये एक सवाल हमारा आया 1 + आधा बराबर 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। हम इसकी बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। बायो सावर्त का नियम क्या कहता है इसको समझिए। बायो सावर्त के अनुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर, कोई धारावाही चालक है उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ओरस्टेड का जो प्रयोग है वो ओरस्टेड का प्रयोग तो ओरस्टेड के प्रयोग ने तो हमें सिर्फ ये बताया था कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन ओरस्टेड ये नहीं बता पाए कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, और वो वैल्यू बताई थी किसने, बायो सावर्त ने। तो देखिए आप, बायो सावर्त ने किसी तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके परिमाण के बारे में क्या बताया था उसको समझिए आप। कि बायो सावर्त के अनुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये P से Q, मान लो कोई तार है, इस तार में I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और ये डेल्टा L इसका अल्पांश है। क्लियर, डेल्टा L क्या है, इसका अल्पांश है। थीटा इसका एंगल है, थीटा ये एंगल है। पॉइंट P, यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये R दूरी पर ये पॉइंट P है। डेल्टा B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर। तो यहाँ मैं P से Q की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र P उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो B उत्पन्न होगा उसका मान प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। सबसे पहली बात तो, अर्थात प्रवाहित धारा I के समानुपाती, अर्थात डेल्टा B प्रोपोर्शनल I। इसके अलावा अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के समानुपाती, अर्थात डेल्टा B प्रोपोर्शनल डेल्टा L। तीसरा, कोण थीटा की कोज्या साइन थीटा के समानुपाती, अर्थात डेल्टा B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और चौथा है दूरी स्मॉल r के वर्ग स्मॉल r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात डेल्टा B प्रोपोर्शनल 1/r²। ये चार बातें किसने बताई थी, बायो सावर्त ने बताई थी कि डेल्टा B का मान I के समानुपाती होता है, डेल्टा B का मान डेल्टा L के समानुपाती होता है, डेल्टा B का मान साइन थीटा के समानुपाती होता है, डेल्टा B का मान 1/r² के समानुपाती होता है। इन चारों को एक साथ लिखें तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा बटेवा r²। या फिर जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है μ0/4π, तो डेल्टा B बराबर होता है μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। यहाँ μ0 क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है जिसकी वैल्यू μ0 बराबर 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है।
क्लियर। सदिश रूप में अगर मैं बात करूं तो डेल्टा बी का वेक्टर जो है वो बराबर होता है म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, साथ में आगे है आर कैप। क्लियर। आगे समझिए अब इसको। इलेक्ट्रॉन की गति का पथ, सवाल आया था ना कि इलेक्ट्रॉन की गति का पथ बताओ जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अगर थ्योरी आपने पढ़ी है इसकी तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये लंबवत प्रवेश करता है तो वो वर्ताकार पथ पे गति करता है, जब ये थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो ये सर्पिलाकार पथ पर गति करता है। क्लियर। अतः जब इलेक्ट्रॉन की गति आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करता है। क्लियर। जब इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर गति करता हो तो इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार पथ पर गति करता है। ये दो बातें मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। अब इसके अथवा में सवाल आया था कि नमन का कोण किसे कहते हैं। तो नमन का कोण समझने के लिए देखो, मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक सुई है, मैग्नेटिक नीडल है। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं किसी धागे की सहायता से, तब ये सुई पृथ्वी के समांतर नहीं रहती, पृथ्वी के क्षैतिज नहीं रहती, मतलब कि पृथ्वी के तल के समांतर नहीं रहती। इसका एक हिस्सा थोड़ा ऊंचा रहता है, जैसे मान लो ये ऊंचा हो गया और ये नीचा, ऐसे रहती है, थोड़ी टेढ़ी रहती है। तो एक लाइन तो ये बन गई ना, जो ऐसी लाइन है, एक लाइन नीचे सीधी बन रही है, एक लाइन ये बन रही, इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण कहलाता है नत्ती या नमन का कोण। हाँ, भूमध्य रेखा पर अगर हम चले जाएं तब फिर ये समांतर रहती है धरती से बिल्कुल, जब वहाँ नमन का कोण थीटा बराबर रहता है 0 डिग्री। और जब हम ध्रुवों पर चले जाएं तब ये चुंबकीय सुई यूँ खड़ी हो जाती है, अर्थात थीटा का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। कहाँ पर? ध्रुवों के ऊपर। तो नमन कोण क्या है देखो, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है उसे नमन का कोण कहते हैं। विशेष स्थिति क्या है देखो, प्रश्नानुसार क्षैतिज घटक बराबर ऊर्ध्व घटक होता है। क्लियर। या बी कोस थीटा बराबर क्या होता है बी साइन थीटा, या बी साइन बटा बी कोस बराबर क्या होता है 1, या टेन थीटा बराबर क्या होता है 1, या थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। ये सवाल कह रहा था विशेष स्थिति में, क्यों डाला मैंने इसको, क्वेश्चन कह रहा था ना कि नमन का कोण बताओ जब चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ऊर्ध्व घटक के बराबर हो। तो छोटा सा देखो कितना सा न्यूमेरिकल एग्जाम में आया है। क्लियर। और आप लोग पढ़ते हो बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जाते, तो ध्यान रखें आप ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल के चक्कर में उलझे नहीं, और जो बुक्स में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनके चक्कर में आप ज़्यादा नहीं उलझे। बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। और कितना सिंपल देखो, जिसने कहा था कि क्षैतिज घटक का मान जब ऊर्ध्व घटक के बराबर हो तो थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो बी साइन को, क्षैतिज घटक को बी कोस से लिखते हैं, ऊर्ध्व घटक को बी साइन से लिखते हैं। इससे थीटा का मान हमें 45 डिग्री प्राप्त हो गया है। 22वां क्वेश्चन देखिए आप, हाइड्रोजन परमाणु के बोर के कोई दो अभिग्रहित लिखिए। देखो मैंने लिखा सी पेज 22, इसका मतलब ये पहले मैंने रजिस्टर के 22वें पेज पर मैंने कर रखा है, तो यह यूं कह दूं ये सवाल फिर रिपीट हुआ। क्लियर। अगला सवाल देखो, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखिए, जो आपको पढ़ा रखा था, जो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का शांक 10⁻³ प्रतिवर्ष है, इसकी अर्ध आयु का मान वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो ये तो रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम जो है ना, इसके लिए लिखा मैंने सी पेज 23 रिपीट, मतलब ये सवाल पहले बोर्ड के पेपरों में आ चुका है, इसलिए इसका उत्तर मैंने यहाँ दोबारा नहीं लिखा है। समझ में आ गई होगी मेरी बात। फिर सवाल न्यूमेरिकल दे रखा है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का शांक, शांक का मतलब होता है बेटा 10⁻³ दे रखा है ना प्रतिवर्ष, शांक का मतलब होता है लैम्डा। तो लैम्डा का मान 10⁻³ प्रतिवर्ष है। अर्ध आयु टी हाफ का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर। तो अर्ध आयु टी हाफ जो है ना, ये होता है बेटा 0.693 बटे 693 नहीं बोल सकते 6693 लैम्डा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अर्ध आयु का। तो अर्ध आयु का टी हाफ बराबर 0.693 / 10⁻³ या टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 × 10⁻³ बराबर 693 वर्ष। क्लियर, ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24वां, कि निम्न को परिभाषित कीजिए, ट्रांसड्यूसर और बैंड चौड़ाई। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना जो हमारे लास्ट चैप्टर से संबंधित हैं, इसके बारे में मैं आपको यहीं बता देता हूँ। आपको एक बार बताया था कि सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। मेरे मुंह से जो संकेत निकल रहे हैं ये तो है एनालॉग सिग्नल ध्वनि के रूप में।
इसको जब किसी विद्युत उपकरण के द्वारा विद्युत रूप में बदला जाता है और वो विद्युत रूप तारों से गति करता है और दूसरे स्थान पर जाता है और वहाँ के व्यक्ति को उसके मोबाइल में वो आवाज़ सुनाई देती है। समझ गए? तो क्या होता है कि वो मेरे मुंह से निकल रहा है वो तो होता है एनालॉग सिग्नल, और इस सिग्नल को एक्सेप्ट करके कोई विद्युत उपकरण उसको डिजिटल संकेत में या विद्युत संकेत में चेंज करता है, वो कहलाता है डिजिटल सिग्नल। क्लियर? अब जो बदलने का जो काम करता है, मतलब कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का जो काम करता है वो कौन कहलाता है? ट्रांसड्यूसर। क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसड्यूसर। देखो, वह युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देती हो ट्रांसड्यूसर कहलाती है। उदाहरण, माइक्रोफोन भाषण या ध्वनि को विद्युत संकेत में बदल देता है। समझ में आई बात? मतलब अपन माइक में बोलते हैं, माइक में क्या होता है, माइक के अंदर ये ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, वो क्या करता है बेटा, उस ध्वनि को एक्सेप्ट करता है और उसको विद्युत रूप में कन्वर्ट कर देता है, और वो विद्युत रूप फिर एम्पलीफायर से होता हुआ स्पीकर में जोर से बजता है। क्लियर? अतः यह एक ट्रांसड्यूसर है। अगला है बैंड चौड़ाई। क्या होती है वो भी समझ लो। अरे भाई, बैंड चौड़ाई का मतलब ये होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, रेडियो के ऊपर दो बैंड होते हैं, कई जगह तीन भी होते हैं। एफएम होता है, एएम होता है, कॉमनली दो बैंड रहते हैं। तो एफएम के ऊपर अगर आप देखो ना ध्यान से, तो एफएम की जितनी फ्रीक्वेंसी हैं, जितने भी स्टेशन आपके शहर गांव में जो जहाँ जहाँ एफएम बजता है, तो एफएम के जो स्टेशन है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही होते हैं आज की तारीख में। तो ठीक है, बाद में भविष्य में कोई चेंज है तो मैं कह नहीं सकता। आज की डेट में तो ये 88 से 108 मेगाहर्ट्ज में, मतलब कि जितने भी इंडिया में एफएम के स्टेशन हैं वो इनमें से किसी बीच के 105 एफएम, 98 एफएम, 95 एफएम, 91.1 एफएम, आपने नाम सुने होंगे सबके, वो इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो ये होती है बैंड चौड़ाई, मतलब कि 88 से 108 के बीच में एफएम की संकेत भेजे जाते हैं, इसलिए ये एफएम संकेतों की बैंड चौड़ाई कहलाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे कलर्स चैनल है, स्टार गोल्ड है, स्टार उत्सव है ना, सोनी है, इनके लिए भी सिस्टम ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए हमारा रेडियो है ना, हमारा टीवी जो है वो, जैसे कलर्स चैनल है, कलर्स चैनल का कोई ना कोई रेंज होती है। जैसे मान लीजिए 4525 मेगाहर्ट्ज से 4550 मेगाहर्ट्ज, ये किसका, मान लो कलर्स का है। तो मतलब कि कलर्स चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस रेंज के भीतर होती है, और वो रेंज क्या कहलाती है? बैंड चौड़ाई। ऐसे स्टार गोल्ड की भी कोई ना कोई फिक्स रेंज होती है, जैसे यहाँ 88 108 हर्ट्ज रेंज है ना, ऐसे वहाँ भी अलग अलग रेंज होती है। तो उस अलग अलग रेंज के हिसाब से वो अलग अलग स्टेशन या अलग अलग चैनल हमारा टीवी पकड़ता है, वो क्या कहलाता है? वास्तव में बैंड चौड़ाई कहलाता है। तो देखो, वह आवर्ती परास जिस पर संचार व्यवस्था प्रचालित होती हो बैंड चौड़ाई कहलाती है। जैसे एफएम प्रसारण की बैंड चौड़ाई क्या है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैं आपको बता दूँ, कोविड चल रहा है, कोविड के कारण कहीं स्कूलें नहीं लग रही हैं और कोई सहारा नहीं है स्टूडेंट के पास कुछ भी पढ़ाई करने का, इसलिए आपके लिए मैंने चैनल इस सोच के साथ ही बनाया था ताकि बच्चों को मैक्सिमम फ़ायदा हो, और आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।